रईस घरानों में रीइंकार्नेट होते हैं, यंग मास्टर्स जिनके पास जेट के छल्ले और रेशमी वस्त्र होते हैं, और एक पिता जो आधे प्रांत का मालिक होता है। लेकिन मैं उठा तो एक गंदे फर्श पर, ऊपर टूटी छत थी और एक बकरी मेरी छाती पर खड़ी थी। मेरी आस्तीन का वो हिस्सा चबा रही थी जो पहले कभी मेरा था। मैंने उसे धक्का देकर हटाया और बैठ गया। और 7 औरतें मुझे देख रही थी, अलग अलग चेहरे, अलग अलग उम्र, लेकिन एक ही एक्सप्रेशन। वो खोखला सपाट नज़र जो उन लोगों की होती है जो कुछ गलत होने का इंतजार करते करते थक चुके होते हैं और अब हैरान नहीं होते जब वो गलत होता है। उनके पीछे उस झोपड़ी के हर कोने में बच्चे ठूसे हुए थे जहां 3 लोगों के बैठने की जगह थी। मैंने जल्दी से गिना, 12 पर रुका, फिर से गिना, 15 बच्चे, 7 पत्नियां, एक मैं, और वो बकरी जो अब मेरी दूसरी आस्तीन पर आ गई थी। मैंने वही किया जो कोई भी समझदार इंसान तब करता है जब वो किसी आपदा में आंख खोले। मैंने इन्वेंट्री ली। झोपड़ी की दरार वाली दीवारें, छत में 2 पैनल गायब, फर्श पर सख्त मिट्टी और सुदूर कोने में एक नम पैच जिससे ऐसी बदबू आ रही थी जैसे पछतावा हो। चूल्हे में ठंडी राख, एक टूटा मिट्टी का बर्तन, वो खालीपन जिसका मतलब था कि आज सुबह किसी ने खाना नहीं पकाया क्योंकि पकाने को कुछ था ही नहीं। स्टोरेज कोने में 3 मिट्टी के जार, एक का मुंह टूटा था, एक में मुट्ठी भर बाजरा बचा था, एक बिल्कुल खाली था। बाहर का एंगन जो बिना दरवाजे वाले दरवाजे के फ्रेम से दिख रहा था, धूसर भूरी मिट्टी का एक टुकड़ा, कुछ टूटे हत्थे वाले औजार, एक बाढ़ जिसने बाढ़ बनना छोड़ दिया था और अब सिर्फ एक सुझाव मात्र थी। बाढ़ के पार खेत, सख्त पीला, बीच से इस तरह फटा हुआ जैसे सर्दियों में होंठ फटते हैं। मृत जमीन। मैं उस सबसे गरीब आदमी में रीइंकार्नेट हो गया था जो स्पष्ट रूप से सबसे गरीब गांव में रहता था, जो इतना गरीब होने की कीमत वहन नहीं कर सकता था। और तभी पड़ोसी आ गया। वो मेरी उस बाढ़ पर झुक गया जो पहले कभी बाढ़ थी, उस विशेष संतुष्टि के साथ जो उस आदमी को होती है जो लंबे समय से कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो, अभी भी जिंदा हो, वेई यंग। उसने झोपड़ी की तरफ देखा, आंगन की तरफ, दरवाजे से दिख रहे बच्चों के झुंड की तरफ, फिर वो मुस्कुराया। मैं हमेशा कहता था कि एक आदमी इस गांव में अकेले मुश्किल से बच सकता है, लेकिन तूने जाकर 7 मुंह पाल लिए और अब 15 छोटे बच्चे तेरी कब्र खोदेंगे इससे पहले कि तू उसमें ठंडा पड़े। वो अपने मजाक पर हंसा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसके पीछे अपने आंगन, अपनी दीवारों, अपनी राख के ढेर, अपने टूटे बर्तन, अपने नम कोने, अपनी सड़ती बाढ़ के खंभों को देखा। और मैंने वो देखा जो उसने नहीं देखा। कचरा नहीं, असफलता नहीं, किसी हारे हुए आदमी के सबूत नहीं, बल्कि कच्चा माल, चूल्हे की राख, नम कोना, टूटे जार के किनारे, बाढ़ के साथ फफूंद लगी भूसी, वो खाने के टुकड़े जो बकरी ने अभी तक नहीं ढूंढे थे, ढह गई दीवार के हिस्से से गिरी हुई स्लेटी उखड़ी हुई मिट्टी। मैंने पड़ोसी से कुछ नहीं कहा। वो अंत में ऊब गया और चला गया। और तभी सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कोई रोशनी की चमक नहीं, कोई दैवीय आवाज नहीं, कोई सुनहरा टेक्स्ट मेरी दृष्टि में कांग्रेचुलेशंस चोजन वन नहीं लिख रहा था। बस मेरी जागरूकता के किनारे एक शांत उपस्थिति, जैसे आंखों की एक दूसरी जोड़ी जो हमेशा से थी और अभी जागने का फैसला किया था। उसने अपने आप को लिविंग साइकिल सिस्टम बताया। और पहली चीज जो उसने मुझे दिखाई वो पावर नहीं थी, उसने मुझे नंबर दिखाए। हाउस होल्ड स्टेटस, मिट्टी की उर्वरता 4%, पानी की दक्षता 11%, भोजन का रिजर्व 1.2 दिन, साइकिल कोहेरेंस 0%, मौजूदा ट्रेजेक्ट्री पर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 30 दिनों के भीतर 8%। 8%। फिर उसने मुझे दुनिया दिखाई। ये साम्राज्य हर फसल का 70% कानूनन ले लेता है, वजन से, तलवार वाले सैनिकों और एक किताब वाले आदमी द्वारा जो तुम्हारा नाम लिख देता है। अगर तुम बहस करो, इस गांव का हर परिवार बसंत में बोता है और पतझड़ में 10 में से 7 मुंह के निवाले हाथों हाथ सौंप देता है। फिर जो बचता है उस पर सर्दी काटने की कोशिश करता है। ज्यादातर साल वे मुश्किल से बच पाते हैं, बुरे सालों में नहीं बच पाते। सिस्टम ने बहुत साफ कर दिया। अगर मैंने एक बड़ा दिखने वाला, अच्छी तरह से देखभाल किया हुआ खेत लगाया तो कलेक्टर देखेंगे कि मैंने कितना उगाया है और उसका ठीक 70% ले जाएंगे। बचा हुआ 30% 22 लोगों को सर्दी भर नहीं खिला सकता। ये कभी काफी नहीं था। जिस आदमी का शरीर मैं पहन रहा था वो ये जानता था और फिर भी बोता था क्योंकि वो नहीं जानता था कि और क्या करे। यही वो जाल था जिसमें इस गांव का हर परिवार रहता था। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा उगाओ, ज्यादा खोदो, बिल्कुल उतने ही भूखे रहो। सिस्टम मुझे जादुई बीज या देवता का आशीर्वाद या कोई चीट कोड नहीं दे रहा था। वो मुझे साइकिल को देखने की क्षमता दे रहा था। कहाँ से रिसोर्सेज आती हैं, कहाँ खो जाती हैं, कहाँ उन्हें फिर से पकड़ा जा सकता है, कहाँ एक छिपा हुआ लूप बंद हो सकता जो अपने आप को खिलाने वाली चीज में बदल जाए। साइकिल कोहेरेंस 0%। यही वो नंबर था जो मायने रखता था। फसल का आकार नहीं, बल्कि कोहेरेंस। इस हाउस होल्ड ने जितना कंज्यूम किया उसका कितना प्रतिशत वास्तव में किसी न किसी रूप में वापस आता है। अभी 0। सब कुछ खो रहा था। खाने के टुकड़े कुछ नहीं पालते थे, राख कहीं नहीं जाती थी, पानी छपकर रिस जाता था, कचरे से कुछ पैदा नहीं होता था। हर इनपुट एक आउटपुट बन जाता था जो गायब हो जाता था। मुझे 1.2 दिन का खाना खत्म होने से पहले कम से कम एक लूप बंद करना था। उनमें से एक बड़ी उम्र की औरत जो दिखती थी जैसे उसने दूसरों से थोड़ा ज्यादा समय तक आपदाओं को संभाला था, ने मेरे सामने एक कटोरा रखा। आधा कप पतला बाजरे का दलिया, घर का आखिरी असली खाना। मैंने उसकी तरफ देखा। 22 लोग, आधा कप दलिया। मैं इसे अभी खा सकता था और एक दोपहर के काम की एनर्जी ले सकता था।
और कल सुबह तक बच्चे रो रहे होते और पत्नियां उसी एक्सप्रेशन से मेरी तरफ देख रही होती, या मैं इसे बांट सकता था। 3 सबसे छोटे बच्चों के लिए एक एक निवाला, बाकी पतला रखता, 2 बार खाने में स्ट्रेच करता, और अभी जो एनर्जी थी उसे उन 3 चीज़ों पर खर्च करता जो अब भी हमें बचा सकती थी। पहले पानी, पानी को कंट्रोल में लाओ। फिर फास्ट फूड, खेत से नहीं बल्कि किनारों से, भूली बिसरी जगहों से, उन चीज़ों से जिन्हें कोई नहीं काट रहा था क्योंकि किसी को नहीं लगता था कि वे काटने लायक है। फिर पहला छिपा हुआ उगाने का बिंदु, छोटा, अदृश्य, ऐसी चीज जिसके पास से किताब वाला आदमी और तलवार वाला सैनिक ऐसे ही गुजर जाए। फसल नहीं, एक साइकिल। बांट दो, मैंने कहा। छोटे हिस्से करो, आधा आज रात के लिए बचाओ। सबसे बड़ी पत्नी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कच्ची बकरी खाने का सुझाव दिया हो। फिर उसने कटोरा उठाया और बांटना शुरू कर दिया। फूड रिजर्व 0.8 दिन, पानी अनियंत्रित, साइकिल कोहेरेंस 0%। दिन 1, खेत मरा हुआ है और कलेक्टर 30 दिनों में आएंगे। मैं जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल आए तो मेरा अस्तित्व अभी भी हो। पहली चीज जो मैंने की वो थी घर के हर कंटेनर को गिनना। खाने का नहीं, पानी का। मैं एक दिन से भी कम समय में जागा था और पहले से ही जानता था कि बिना कंट्रोल पानी के खाना एक काउंटडाउन है। तुम एक निवाला बाजरा 3 तरह से बांट सकते हो, लेकिन डिहाइड्रेशन को बिल्कुल नहीं बांट सकते। 7 जार, 2 लकड़ी की बाल्टियां जिनके सीमे टूटे थे, एक मिट्टी का बेसिन जिसके नीचे बाल जैसी दरार थी, एक बड़ा बर्तन जिसका हत्था टूटा था, 3 छोटे कटोरे जिन्हें स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, एक खोखला लौकी छत से लटक रहा था जिसमें अभी भी शायद 2 लीटर कुछ भूरापन था। मैंने सब कुछ एंगन में खींचा और देखा। सिस्टम ने मैं जो देख रहा था उस पर नंबर चढ़ा दिए। पानी की दक्षता 11%, प्राथमिक लॉस पॉइंट, खुले कंटेनरों से वाष्पीकरण, टूटे बर्तनों से जमीन में रिसाव, उपयोग श्रेणियों के बीच कोई अलगाव नहीं। अनुमानित दैनिक हाउस होल्ड पानी की आवश्यकता 40 लीटर, वर्तमान कंट्रोल सप्लाई 6 लीटर। 6 लीटर 22 लोगों के लिए। ये पानी की स्थिति नहीं थी, ये एक धीमी इमरजेंसी थी जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था क्योंकि वे भूखे रहने में बहुत व्यस्त थे। सबसे बड़ी पत्नी, मैंने उसका नाम शू जाना था, वही जिसने बिना बहस के दलिया बांटा था, बाहर आई और मुझे कंटेनर लगाते हुए देखा। कुआं 20 मिनट की पैदल दूरी पर है। उसने कहा, हम दिन में 2 बार जाते हैं जब एनर्जी होती है। तुम हर ट्रिप में कितना लेकर आते हो? 1 बाल्टी हर कोई, कभी दो अगर बच्चे मदद करें। 2 बाल्टी दिन में 2 बार, 22 तरीकों से बैंटी। मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं थी ये बताने के लिए कि ये काम नहीं कर रहा था। नंबर पहले से ही स्पष्ट थे। मैं अंदर गया और सबसे पुराना कपड़ा उठाया जो मुझे मिला, बोरिंग का एक घिसा हुआ टुकड़ा जो पहले से ही बिखर रहा था, और उसे भूरे पानी वाली बाल्टी के पास ले गया। फिर मैं ढह गई दीवार वाले हिस्से के पास गया और बारीक स्लेटी धूल और टूटी मिट्टी की 2 मुट्ठी ऊपर से खुरच कर लाया जो नीचे जमा हो गई थी। चूल्हे से राख डाली, उसे मुड़े हुए कपड़े के अंदर ढीला भरा भूरे पानी को धीरे धीरे उसके माध्यम से डाला। वो नदी की मिट्टी के रंग की जगह कमजोर चाय के रंग की निकली। शू ने एंगन के उस पार ये देखा। हम भूख से मर रहे हैं, उसने कहा, और तुम पानी धो रहे हो। हम भूख से मर रहे हैं और गंदा पानी पी रहे हैं। मैंने कहा, मैं उनमें से एक को अभी ठीक कर सकता हूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो गई भी नहीं। मैंने सबसे सरल सेपरेशन सिस्टम लगाया जो मैं कर सकता था, जो हमारे पास था। टूटे हत्थे वाला बड़ा बर्तन साफ किया गया और सिर्फ पीने के पानी के लिए नियुक्त किया गया। फिल्टर किया हुआ, कपड़े से ढका हुआ, और कुछ नहीं के लिए छुआ नहीं जाना था। 2 टूटी बाल्टियां गीले कोने की मिट्टी के लेप से अंदर से लाइन की गई ताकि रिसाव धीमा हो। ठीक नहीं, लेकिन धीमा। और वे खाना पकाने के पानी में चली गईं। बाकी सब, बेसिन, छोटे जार, लौकी धोने, साफ करने और बकरी के लिए। फिर मैंने 3 सबसे बड़े बच्चों को बुलाया। लगभग 14 साल का लड़का, करीब 12 साल की लड़की और 11 साल का एक और लड़का। वे मेरे सामने अपनी माओ के समान ही खोखले चेहरे के साथ खड़े थे, लेकिन उसके नीचे जिज्ञासा की एक पतली परत थी। कुआं 20 मिनट दूर है, मैंने कहा। मुझे आज तुम्हें 2 की जगह 4 ट्रिप करनी है। छोटे लोड ठीक हैं। लक्ष्य है पीने का बर्तन, आज रात से पहले पूरा भरना। 14 साल के लड़के ने बर्तन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। बहुत चलना होगा और कल इस घर में चलने लायक कुछ होगा। वे चले गए। पानी की दक्षता 11% से 34%। अच्छा नहीं, अच्छा होने के करीब भी नहीं, लेकिन खून बहना धीमा हो गया था। दूसरी समस्या वो थी जो 3 दिनों में हमें मार डालती अगर मैंने इसे आज ही हल नहीं किया। मैंने वो पत्नी ढूंढी जिसका नाम मेई था, झोपड़ी के पिछले हिस्से के पास, छोटी, शांत, उस विशेष प्रकार की स्थिरता के साथ जिसका मतलब था कि वो हमेशा देख रही थी। वेई यांग के पिछले वर्जन ने स्पष्ट रूप से ज्यादातर उसे नजरअंदाज किया था, जो उसका नुकसान था, क्योंकि जब मैंने पूछा कि पैदल दूरी के अंदर ऐसा क्या उगता है जिसे लोग बिना परेशानी के नहीं काटते, तो उसकी आंखें बदल गईं। वो जानती थी, वो हमेशा से जानती थी। उससे बस पूछा नहीं गया था। उत्तर की खाई के किनारे चरवाहे का पर्स, चक्की के पीछे चिकवीड, पुराने खेत के आगे का तालाब जल पौधे हैं, तने खाने योग्य होते हैं अगर तुम उन्हें काफी देर तक उबालो। बारिश के बाद हर जगह घोंगे होते हैं और 4 दिन पहले बारिश हुई थी, तो वे अभी दीवार के पास पत्थरों के नीचे होंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। ये इकट्ठा क्यों नहीं कर रहा कोई? उसने मुझे उस एक्सप्रेशन से देखा जिसका मतलब था, क्योंकि इस गांव के लोगों ने तय कर लिया है कि खाना कैसा दिखता है, और ये वैसा नहीं है। मैं उसे और 2 बीच के बच्चों को ले गया और हमने सुबह घर से आधा किलोमीटर के दायरे में हर किनारे और भुलक्कड़ कोने में चलकर बिताया। चरवाहे का पर्स, चिकवीड,
3 तरह की खाने योग्य जड़ जिनका नाम मैं नहीं बता सकता था, लेकिन मैं ही बता सकती थी। एक सड़ते हुए बाड़ के खंभे पर छोटी मशरूमों का एक गुच्छा, जिसकी उसने ध्यान से जांच की और मंजूरी दी। तालाब के पौधों के तनों की 2 मुट्ठी और उत्तर की दीवार के पास पत्थरों के नीचे घोंघे, बहुत सारे घोंघे। बच्चों को यह घिनौना लगा। मैंने उनसे कहा कि घिनौना तुम्हें जिंदा रखता है। इस बीच मैंने छोटे बच्चों को घर के हर पुराने बैग, बोरी और स्टोरेज कंटेनर को झाड़ने भेजा। नतीजे मामूली लेकिन असली थे। एक बोरी से मुट्ठी भर बाजरे की धूल, एक जार के नीचे सूखी सेम की गांठ जो छूट गई थी, स्टोरेज कोने में मलबे के नीचे दबे 6 छोटे तारों के कंद जो किसी ने नोटिस नहीं किए थे क्योंकि वे मुट्ठी भर के आकार के थे और मिट्टी से ढके हुए थे। देर दोपहर तक हमारे पास साग, जड़ें, घोंघे, मशरूम, तालाब के तने और छोटा बाजरा और सेम का भंडार था। ये खाना नहीं था, ये खाने के घटक थे। मैंने शू से कहा कि सूप बनाए, सब कुछ एक साथ बर्तन में। उसने ढेर की तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उसे खरपतवार की टोकरी पकाने को कहा हो, जो उचित था क्योंकि लगभग आधा चीज वही थी। फिर उसने सूप बनाया। पड़ोसी की पत्नी, गोल चेहरा, तेज आवाज, ऐसे व्यक्ति की तरह जो सार्वजनिक रूप से जोर से दान करती है और निजी तौर पर हरदाना गिनती है। बाढ़ पर झुक गई जब खुशबू तैर रही थी। क्या तुम अपने परिवार को खरपतवार और घोंघे खिला रहे हो? वे यांग, तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। तुम्हें पता है इस घर के बच्चे तालाब की कीचड़ और गंदी पत्तियां खाकर बड़े होंगे। उस शाम मेरे 15 बच्चों ने खाना खाया। काफी नहीं, लेकिन उन्होंने गर्म खाना खाया और बिना रोए लेट गए। पड़ोसी की तरफ से बाढ़ के पार मैंने थोड़ी देर बाद सुना, एक बच्चा असली भूख के विशिष्ट उच्च स्वर के साथ चिल्ला रहा था और एक आवाज कह रही थी कि कल तक कुछ नहीं बचा। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। दिन 2, भोजन की स्थिति 1.8 दिन। आज सुबह से बेहतर। काफी नहीं। तीसरा कदम वो था जिसने मेरी पत्नियों को इस तरह देखा जैसे मुझे चिकित्सा की आवश्यकता है। भोजन के बाद मैं घर के पीछे सबसे कम इस्तेमाल वाले कोने में गया। पिछली दीवार और पुराने कचरे के ढेर के बीच की जमीन का वो टुकड़ा जो खरपतवार से भरा हुआ था और थोड़ा धंसा हुआ था, जहां छत से पानी बहता था, वहां कोई नहीं जाता था। कलेक्टर जब आएंगे तो आंगन और खेत में चलेंगे, वे पिछले कोने में नहीं चलेंगे। उस कचरे के ढेर के पीछे जिससे वैसी बदबू आ रही थी जैसे वो उस समय से जमा हो रहा था जब वेई यांग पैदा हुआ था। मैंने खुदाई शुरू की। गहरी नहीं, चौड़ी नहीं, एक बड़ी सोने की चटाई के आकार का गड्ढा, शायद आधा हाथ गहरा। शू कोने के आसपास आई और रुक गई। क्या कर रहे हो तुम? गड्ढा बना रहा हूं, वो देख सकती हूँ। क्यों? रसोई जो कुछ भी फेंकती है अब से यहां जाएगा। सब्जी के छिलके, छिलके, सड़ी पत्तियां, खाने का कचरा, लकड़ी की राख, और वो भी जो बकरी पैदा करती है। एक बहुत लंबा विराम। तुम कचरे के लिए गड्ढा बना रहे हो? उसने धीरे से कहा। मैं भविष्य की मिट्टी के लिए गड्ढा बना रहा हूं। वो मुझे घूर रही थी। हम अभी जिंदा रहने के लिए पर्याप्त खाना नहीं खा रहे हैं और तुम कंपोस्ट बना रहे हो। हाँ, तुमने अपना दिमाग खो दिया है। दूसरों को बता दो, जो कुछ भी सामान्य रूप से फेंका या जलाया जाता है वो गड्ढे में जाएगा। सब कुछ गीला और ऑर्गेनिक। सूखी राख अलग रखना उस टूटे जार में। मैंने इशारा किया। अभी मुझसे बहस मत करो। 3 हफ्तों में मुझसे बहस करना। वो चली गई। मैंने उसे अंदर दूसरों से बात करते सुना। स्वर सहायक नहीं था, लेकिन अगली सुबह पहले सब्जी के छिलके गड्ढे के किनारे पर दिखाई दिए। लोग योजना पर संदेह करेंगे, वे फिर भी उसका पालन करेंगे अगर विकल्प बदतर हो। चौथा कदम सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण था। मैंने मुख्य खेत को नहीं छुआ। मेरा कोई इरादा नहीं था मुख्य खेत को छूने का। मुख्य खेत एक जाल था, एक बड़ी दिखने वाली सतह जो एक मापने योग्य फसल पैदा करेगी, जिसे तराजू और किताबों वाले आदमी मापेंगे और उसका 70% ले जाएंगे। मैंने जो भी खुले तौर पर वहां उगाया वो साम्राज्य के लिए उगाया, लेकिन पिछला कोना जहां मैंने कंपोस्ट गड्ढा खोदा था वो सड़क से अदृश्य था। आंगन से, कहीं से भी जहां से कोई अजनबी गुजरते हुए देख सकता था। मैंने वे 6 तारों की जड़ें ली जो हमें मिली थी। 3 उस शाम सूप में चली गईं, 3 जमीन में गईं। पिछले कोने में ताजी राख, ढेर से सड़ी पत्ती का मलबा और नम दीवार वाले हिस्से की मुलायम स्लेटी उखड़ी हुई चीज के मिश्रण में दबी हुई। फिर मैंने आधा बाजरा की धूल ली। बीज नहीं, मुश्किल से व्यवहार्य, लेकिन सिस्टम ने मुझे बताया कि उसमें से कुछ में अभी भी जीवन था और उसे पिछली दीवार के आधार पर एक उथली रेखा में दबा दिया जहां छत का बहाव बारिश के बाद अपने आप पानी डालेगा। फिर मैंने आज रात के सूप का इस्तेमाल किया हुआ पानी, स्टार्च और मिनरल से बादल बना हुआ, दोनों पौधों पर डाला। बजाय फेंकने के, सिस्टम ने तुरंत बदलाव दर्ज किया। साइकिल कोहेरेंस 0% से 3%, पहला छिपा हुआ ग्रोथ नोड एक्टिव। किचन वेस्ट कंपोस्ट पिट, बैक प्लॉट, छत का पानी, दीवार के आधार पर रोपण, साइकिल दक्षता न्यूनतम, साइकिल स्थिति जिंदा 3%। यह संख्या शर्मनाक थी, लेकिन ये आज सुबह 0 थी। उस रात मैं सबके सो जाने के बाद आंगन में बैठा और असली नंबर चलाए। भोजन, वर्तमान खपत पर 1.8 दिन का रिजर्व, छिपा हुआ प्लॉट। तारो, शुरुआती बाजरा, पहली पैदावार 20 से 25 दिनों में। कंपोस्ट एक्टिव, कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए अनुपयोगी। पानी कंट्रोल्ड, 34% दक्षता। कलेक्टर 28 दिन दूर। साइकिल कोहेरेंस 3%, 28 दिन। जब तक कलेक्टर अपने तराजू और किताब के साथ आएंगे, मुझे 28 दिनों तक भूखा नहीं रहना था। कुछ ऐसा पैदा करना था जो छुपाने लायक हो।
और उन्हें एक ऐसा हाउस होल्ड दिखाना था जो अकेले छोड़ने के लिए काफ़ी गरीब लगे। 3% मुझे वहाँ नहीं पहुँचाने वाला था, लेकिन 0% एक मौत की सज़ा थी, और मैं पहले ही उससे आगे निकल चुका था। बकरी अंधेरे में चलती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे उसे हटाने की एनर्जी नहीं थी। कल और अधिक चारागाही, छिपे हुए प्लॉट का विस्तार करो। इस बारे में सोचना शुरू करो कि जब वे उस गेट से अंदर चलेंगे तो कलेक्टर क्या देखेंगे। असली काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ये सिर्फ इतना जीवित रहना था कि शुरू करना शुरू किया जा सके। दिन 5 तक मैं असली समस्या समझ गया था। ये मिट्टी नहीं थी, खेत नहीं था, यहाँ तक कि 23 दिनों में अपने तराजू और किताब के साथ आने वाले कलेक्टर भी नहीं थे। असली समस्या ये थी कि मैं एक दिमाग और 2 हाथों से 22 लोगों का ऑपरेशन चलाने की कोशिश कर रहा था। मैं दिन 5 को सुबह होने से पहले उठा, उस हाउस होल्ड को देखा जो झोपड़ी के चारों ओर सेक्शनों में सो रहा था। पत्नियां दीवारों से लगी हुई, बच्चे उनके बीच इस तरह परतदार जैसे खराब ढंग से संगठित स्टोरेज सिस्टम हो, और नंबर ठंडे दिमाग से चलाए। वर्तमान में दैनिक ध्यान की आवश्यकता वाले कार्य, पानी का निस्पंदन और वितरण, चारागाही रोटेशन, कंपोस्ट रख रखाव, छिपा हुआ प्लॉट पानी, जाल की जांच, सुखाने का प्रबंधन, भोजन का राशन, जानवरों का चारा, बच्चों का संगठन, परिधि जागरूकता, अनुमानित दैनिक श्रम घंटे आवश्यक 31, मेरे उपलब्ध घंटे 16, घाटा 15 घंटे, परिणाम। सिस्टम धीरे धीरे तब तक ढहता है जब तक कि वो एक बार में ढह नहीं जाता। मुझे सब कुछ करने वाला एक आदमी बनना बंद करना था और एक नेटवर्क में एक नोड बनना शुरू करना था, जिसका मतलब था कि उन दीवारों के सहारे सो रही 7 औरतों को आश्रित बनना बंद करके नेटवर्क बनना था। मैंने उन्हें सुबह के राशन के बाद एक साथ बुलाया। सभी 7 बच्चों को काम देकर आंगन में भेज दिया गया था। वे एक कच्चे घेरे में बैठ गईं और अलग अलग डिग्री के संदेह से मुझे देखा। शू हाथ बांधे मैं मेरे हाथ देख रही थी। एक लंबी पतली औरत रोंग जो मेरे आने के बाद से मुश्किल से बोली थी। एक छोटी लड़की लीन जो सब कुछ ऐसे देखती थी जैसे वो एक निजी रिकॉर्ड रख रही हो। एक चौड़े कंधों वाली औरत हुआ जो अपना अधिकांश समय बकरी के साथ बिताती थी और उसके पास निराश होने की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति की मुद्रा थी। एक तेज चेहरे वाली औरत दाओ, जिसके बारे में मैं पहले ही सीख चुका था कि वो बाढ़ से गुजरने वाले हर पड़ोसी से बात करती थी। और 7वीं शांत कोणीय, दूसरों से अलग तरह से चौकस, जिसका नाम येन था, जो समूह से थोड़ा अलग बैठती थी और चेहरों को देखने की आदत रखती थी, न कि बोलने वाले व्यक्ति को। मैं तुम में से प्रत्येक को बताने जा रहा हूं कि तुम किसके लिए जिम्मेदार हो। मैंने कहा, मदद करने के लिए नहीं, जिम्मेदार होने के लिए अंतर मायने रखता है। रोंग ने कहा, तुम अभी तक हमारे नाम भी ठीक से नहीं जानते। मैं काफी जानता हूं। मैं काम करते करते और जान जाऊंगा। नाम नहीं बदलते कि क्या करने की जरूरत है। मैंने एक एक करके बताया। शू, स्टोरेज, हर कंटेनर, हर रिजर्व, हर मात्रा, वो हमेशा ठीक ठीक जानती होगी कि हमारे पास क्या और कहाँ है। और वो मुझे बताएगी जब कोई चीज गीली हो, सड़ रही हो या कम चल रही हो, पहले ही खत्म होने से पहले। लीन, बच्चे, खिलाने का शेड्यूल, सोने का रोटेशन, छोटे बच्चों के लिए कार्य निर्धारण, बीच वाले बच्चों को चलते रखना। अगर कोई बच्चा बेकार बैठा है तो ये लीन की समस्या होगी। हुआ, जानवर और भविष्य। ये जानवर, बकरी वर्तमान में पौधों के अलावा हमारी एकमात्र जीवित संपत्ति थी। वो उसका चारा, उसका स्वास्थ्य, उसका आउटपुट प्रबंधित करेगी। और वो और मुर्गियों, दत्तकों, ऐसी किसी भी छोटी चीज की तलाश शुरू करेगी जो स्क्रैप को अंडे या मांस में बदल सके। मेई, छिपा हुआ फूड नेटवर्क, चारागाही मार्ग, जंगली फसल, खाने योग्य पौधे, औषधीय जड़ी बूटियां। वो पहले से ही इस परिदृश्य को सबसे अच्छी तरह जानती थी। उसका काम यह था कि वो जो जानती थी उसका विस्तार करती रहे और ऐसी चीजें वापस लाए जिन्हें कोई और सोचेगा भी नहीं। दाओ, सूचना और आदान प्रदान, वो वैसे भी सबसे बात करती थी। अब वो एक उद्देश्य के साथ करेगी। दूसरे परिवारों के पास क्या बहुत अधिक है, उन्हें किस चीज की सख्त जरूरत है, हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है, कहां एक शांत व्यापार किया जा सकता है, वो पहले से ही ये कर रही थी। अब ये उसका कार्य था। रोंग, सामग्री और निर्माण, उसकी नजर इसके लिए थी। मैंने उसे बिना पूछे तीसरे दिन मिट्टी के लेप और राख से एक टूटे हुए बर्तन के किनारे को ठीक करते देखा था। हर टूटा उपकरण, हर बचाने लायक कंटेनर, दीवारों में हर छिपी हुई भंडारण जगह, हर संरचनात्मक पैच और अदृश्य वास्तुकला। हम ऐसी कौन सी चीजें छुपा सकते हैं जिसे किताब के साथ चलने वाला आदमी नहीं ढूंढेगा। और ये मैंने लगभग ये जोर से नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा, खतरा मूल्यांकन। हमें कौन देख रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बहुत उत्सुक हो रहा है, कौन 3 दिनों में 2 बार बाढ़ के पास आया है। वो पहले से ही कर रही थी। मैंने उसे पड़ोसी को ऐसे नजर से देखते देखा था, जिसका मतलब था कि उसने उसे 3 दिन पहले ही सूचीबद्ध कर लिया था। उसका काम था मुझे बताना कि उसने क्या देखा इससे पहले कि यह समस्या बने। कमरे में सन्नाटा, फिर शू और बच्चे। 3 श्रेणियां, 4 सबसे छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करते हैं। राख, सीपियां, सूखी बीज की फलियां, कुछ भी छोटा जो मैं तुमसे रखने को कहूं। मध्य समूह, पानी ढोना, सुखाने की चटाइयां बिछाना, छोटे भंडारों पर नजर रखना। 3 सबसे बड़े, जाल की जांच, परिधि चौकीदारी और भंडारण बिंदुओं के बीच संदेश चलाना। येन ने बहुत धीरे से कहा, तुम कुछ बना रहे हो? हाँ। क्या? ऐसा कुछ जो बाहर से कुछ भी नहीं लगता। परिणाम रातों रात नहीं आए, लेकिन वे मेरी उम्मीद से तेज आए, क्योंकि सच्चाई ये थी कि ये औरतें शुरू से ही सक्षम थीं।
बस उनके पास सक्षम होने के लिए कोई ढांचा नहीं था। शू एक लगभग सही स्मृति निकली। 2 दिनों के भीतर वो बिना देखे मुझे बता सकती थी कि घर के हर कंटेनर में कितना कुछ है। मेई ने चारागाही के नक्शे का विस्तार किया जिसमें 3 नए पैच शामिल थे जो मुझे नहीं मिले थे। हुआ ने खुद के साथ बातचीत की कि बकरी के चारे के स्क्रैप को कंपोस्ट ढेर के बाहरी भूसी से पूरक किया जा सकता है, जिससे गड्ढे के लिए बेहतर सामग्री मुक्त हो गई। दाऊद दिन 7 को जानकारी के साथ वापस आई कि 3 घर नीचे एक परिवार के पास उपयोग से अधिक सूखी फलियां थीं और वे नमक के बदले चुपचाप व्यापार करना चाह रहे थे। हमारे पास मेई द्वारा इकट्ठा की गई एक छोटी सूखी जड़ी बूटी की गठरी थी। हमने व्यापार किया। हमें पर्याप्त सेम मिली जिससे हमारे भंडार 4 दिनों तक बढ़ गए। फूड रिजर्व 4.2 दिन, साइकिल कोहेरेंस 11%, कंपोस्ट एक्टिव। पहला उपयोगी आउटपुट 14 दिनों में, छिपा हुआ प्लॉट। तारो पहली पत्ती के सिरे दिखा रहा है। दीवार के आधार पर बाजरा अंकुरित 11% कोहेरेंस, 1 सप्ताह में 8 अंक। सिस्टम को विश्वास होने लगा था कि हाउस होल्ड वास्तविक है। समस्या यह थी कि गांव भी ऐसा ही कर रहा था। दिन 8 पर मैंने देखा कि जाल बहुत लगातार खाली आ रहे थे। बदकिस्मती नहीं, खाली, जैसे कोई चीज उन तक मुझसे पहले पहुंच रही थी या किसी ने स्थान ढूंढ लिए थे और उन्हें साफ कर रहा था। मैंने उस शाम येन का इसका जिक्र किया। वो हैरान नहीं लगी। पूर्व की ओर वाले परिवार का सबसे बड़ा बेटा, उसने कहा, वो सुबह से पहले उस रास्ते पर चल रहा है। मैंने उसे 2 बार देखा है। तुमने मुझे नहीं बताया। मैं अभी बता रही हूं। मैं पहले सुनिश्चित होना चाहती थी। ये मैंने फैसला किया, सही प्रवृत्ति थी। संदेह की रिपोर्ट मत करो, पैटर्न की रिपोर्ट करो। मैंने उस रात 3 जाल हटा दिए और 2 उनके मूल स्थानों पर छोड़ दिए, लेकिन मूल में चारे को किसी ऐसी चीज से बदल दिया जो सही गंध देती थी लेकिन खाने लायक नहीं थी, और प्रत्येक से लगभग 4 कदम पहले रास्ते पर टखने की ऊंचाई पर एक पतला काला रेशा जोड़ दिया। मैंने सबसे बड़े लड़के 14 साल के चेन को, जो तेज और गंभीर था, को यह कहकर भेजा कि वो उस रास्ते पर सुबह होने पर चले और बिना कुछ छुए वापस आए। वो दिन 9 पर वापस आया और रिपोर्ट किया कि दोनों मूल जाल छेड़े गए थे। एक पर रेशा टूटा हुआ था, कोई अंधेरे में चला था। मैं सीधे उनके पास नहीं गया, मैंने इंतजार किया। दिन 10 की शाम को मैं आंगन में सूखी जड़ी बूटियां छांट रहा था। तभी पड़ोसी, वही तेज हंसी वाला जिसने कहा था कि मैं अपने बच्चों को उनकी कब्रों तक खिलाऊंगा, बाढ़ के उस अंतराल पर आया जो गेट का काम करता था। उसका बेटा उसके साथ नहीं था। उसके चेहरे पर उस विशेष भाव था जो उस आदमी का होता है जो कुछ और के कवर के रूप में कुछ दोस्ताना कहने आया है।